हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की क्लास है अपने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अपने लास्ट क्लास के अंदर सेलों के बारे में पढ़ा था भाई, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, विद्युत वाहक बल, इन सब के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कि वही चीज़ है जैसे अपन ने संधारित्र में पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, उसके बाद में अपन ने रेजिस्टेंस में पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सेम वैसे ही अब आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, ये भी टू टाइप से हैं, सीरीज एंड पैरेलल। फर्स्ट वी स्टार्ट कौन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अपन पहले श्रेणी क्रम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन में, तो श्रेणी क्रम के बारे में अपन दो बार मैं आपको बता चुका, एक तो कैपेसिटर में बता चुका है, एक प्रतिरोध में, कि एक के बाद में एक जुड़ा हो। जैसे मान लो ये कोई पहला सेल है, ठीक है, जिसका कोई विद्युत वाहक बल तो अपन कोई E1 मान लेंगे, आंतरिक प्रतिरोध कोई R1 मान लेंगे। इसके बाद में ये यहाँ पर इसके साथ कोई ये दूसरा सेल जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे, और इन दोनों सेल को जोड़कर यहाँ पर कोई परिपथ के प्रतिरोध से इनको जोड़ दिया। इसका अपन ने E1 ले लिया, इस R1, E2, R2, इसको कैपिटल R, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये स्मॉल R1 है ही और ये स्मॉल R2। ठीक है, परिपथ में कोई करंट फ्लो अपन ले लेते हैं, वो क्या हो जाएगी, कोई I, करंट फ्लो क्या आ गई, कोई I। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पर ले लिया A, इस पॉइंट को ले लिया B। तो अपन क्या कहते हैं, देखो इसके अंदर आपने दो सेल को अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, दो सेल लिए, दोनों सेलों का आप संयोजन ध्यान से देखिए। दोनों में क्या रहे कि एक सेल का ऋणाग्र दूसरे सेल के धनाग्र से जुड़ा है। ठीक है, मतलब एक सेल का नेगेटिव पॉइंट होगा, दूसरे सेल का पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो पहली शर्त तो यही है, श्रेणी क्रम की पहली शर्त क्या है, देखो आप, एक सेल का ऋण ध्रुव मतलब नेगेटिव टर्मिनल, ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है, ध्रुव से जोड़ा जाता है। ठीक, ये संयोजन में अपने को ध्यान रखना है कि एक सेल का अगर पॉजिटिव सिरा है वो दूसरे सेल के किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये देख जो माइनस है तो इससे किससे जुड़ रहा है, प्लस से, पहली बात। ठीक है, अब देखो आप भी जानते हो E1 E2 कौन है, अपन यहाँ पे नामांकन करते हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं क्या, E1 और E2 किसको लिया है, दो विद्युत वाहक बल हैं, तो E1 E2 को क्या है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, R1 और R2 ये किसको निरूपित करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। कौन है, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, और कैपिटल R कौन है, कैपिटल R क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। तो इसको अपन बता देंगे प्रतिरोध, ये अपन ने जो करा, और I धारा, ये है। मतलब अपन ने एक सर्किट लिया, उसमें दो सेल थे जिनका विद्युत वाहक बल तो क्या है, E1 E2, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल R1 R2, और वो सारे जुड़कर किससे, सर्किट में किससे जुड़े हुए हैं, कोई कैपिटल R रेजिस्टेंस से, जिसमें सर्किट में और करंट फ्लो क्या है, I है। ठीक है, अब देखो आपने बिंदु A और B लिए हैं, बिंदु A और B। ठीक है, तो अपन नीचे कह सकते हैं कि बिंदु A व B, बिंदु A व B के मध्य A व B के मध्य विभवांतर का मान दोनों सेलों की टर्मिनल
वोल्टताओं के योग के तुल्य होगा। टर्मिनल वोल्टताओं के योग के तुल्य होगा। वोल्टताओं के योग के तुल्य होगा। योग के तुल्य होगा। ठीक है। टर्मिनल वोल्टता है आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो उस कंडीशन में सेल का जो सिरे हैं उनके बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है या विभवांतर है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टता। तो यहाँ पर देखो बिंदु ए और बी कौन से लिए अपन ने, देखो ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में अपन ने बात कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच की जो विभवांतर है वो इन सेलों के विभवांतर के योग के तुल्य होगा। और जब करंट फ्लो हो उस कंडीशन में सेल के सिरों का जो विभवांतर है उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टता। तो ये ए और बी के मध्य का विभवांतर का मान क्या हुआ, दोनों सेलों के टर्मिनल वोल्टता के इक्वल। तो अपन बात कर सकते हैं V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, कौन सा है, पहले वाले सेल की टर्मिनल वोल्टता, प्लस E2 माइनस IR2 दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता, इनके योग के तुल्य। ये संबंध आपको याद होना चाहिए। देखो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में बताया था E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E माइनस IR और E इज इक्वल टू होता है V प्लस IR। इस टर्मिनल वोल्टता वाले संबंध को अपन ने यूज कर लिया। अब आगे सोल्व कर लो आप, और सोल्व करोगे तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, अपन करते हैं E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2। ठीक है, इसको ऐसा कर लें। अब अपन क्या लिख दें, अपन कहते हैं भाई E1 प्लस E2 इन दोनों को का योग किसी E इक्विवेलेंट मतलब तुल्य कोई तो ऐसे ही क्या मान लिया R1 प्लस R2 इन दोनों को जोड़कर कोई रिजल्टेंट मान लिया R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ये आपका कॉम्बिनेशन करने के बाद में रिजल्ट आ गया। अब जरूरी थोड़ी है दो ही सेल जुड़े हों, ऐसा भी तो नहीं है, सेल तो n भी हो सकते हैं। तो अपन कहते हैं कि यदि स्मॉल n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उस स्थिति में तुल्य विद्युत वाहक बल किसको बोलते हैं, E इक्विवेलेंट, व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा, E इक्विवेलेंट को तो अपन लिखेंगे भाई, अपना n कर दिया है तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस En तक। और ऐसे आंतरिक प्रतिरोध का जो तुल्य आएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस Rn, ऐसा हो जाएगा। तो ये है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन सेलों का, किसका है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। किस में पहला कौन सा पढ़े, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। फर्स्ट जो ध्यान रखने लायक बात क्या है कि जब भी आप सीरीज के अंदर सेल को जोड़ेंगे, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये एक बात ही रखनी है, क्या कि एक सेल का प्लस है दूसरे सेल के माइनस से जुड़ेगा, पहली बात। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस ऐसे जोड़ना है। सेकेंडरी, फिर आपको अगर मान लो इसके अंदर रिजल्टेंट निकाल दो, आप भी जानते हो सीरीज के अंदर विभवांतर तो अलग अलग होता है। तो इस कारण अपन ने क्या हुआ कि इस पूरे परिपथ में ए और बी बिंदु के बीच का तुल्य वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहा, तो तुल्य वोल्टेज क्या होगा, इसके बीच में जो भी सेल जुड़े हैं इनके विभवों का बीजगणितीय योग। भाई क्यों, विभव तो अदिश राशि है ना, तो इन दोनों के बीच है, तो इसको विभव को क्या बोलते हैं अपन, टर्मिनल वोल्टता। जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो तो सेल के सिरों के मध्य का विभवांतर क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता। तो अपने कहा इनके बीच में जो सेल जुड़े हैं उनकी टर्मिनल वोल्टताओं का योग कर दो, तो इसकी टर्मिनल वोल्टता क्या हो जाएगी, E1 माइनस IR1, इसकी टर्मिनल वोल्टता हो जाएगी E2 माइनस IR2। तो ये कॉम्बिनेशन लगा दिया अपन ने। देखो V इज इक्वल टू E1 माइनस
IR1 और E2 माइनस IR2। ठीक है, जो सेम टाइप की राशि है उनको एक साइड में ले लिया। अब आप भी जानते हो तो दो सेल है तो इनको ऐसे जोड़ा, तीन होती तो साथ में तीसरा आ जाता, यहाँ भी R3 आ जाता। तो इन सबको तो क्या बोल दिया अपन ने, जो विद्युत भाग वाले इनको तो E इक्विवेलेंट रगड़ लिया और आंतरिक प्रतिरोधों का योग को क्या मान लिया, R इक्विवेलेंट। इस प्रकार अपना सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट वोल्टेज हमारे पास आ गया, E इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ठीक है, मैंने कहा दो सेल की बजाय N भी हो सकते हैं, तो N वाली कंडीशन में आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सेकेंडरी पढ़ लेते हैं, आपको इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। 2 नंबर क्या पढ़ोगे आप, पैरेलल। ठीक है, 2 नंबर पढ़ते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन, क्रम संयोजन। पैरेलल के अंदर क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो जो बेसिक है ना सीरीज और पैरेलल का, वो तो हमेशा फिक्स रहता है, उसमें कभी चेंज नहीं होता। चाहे आप सेल जोड़ लीजिए, चाहे कैपेसिटर जोड़ लो, और चाहे आप रेजिस्टेंस जोड़ लो, वो हमेशा फिक्स रहना है। कि मैंने आपको बताया था कि सीरीज के अंदर क्या होता है कि करंट सेम होती है और वोल्टेज डिफरेंट होता है, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। तो वो चीज़ तो हमेशा ही सत्य रहनी है, आप ध्यान रखिएगा। उसके लिए आप चाहे कोई किसी को जोड़िए, वो हमेशा फिक्स रहेगी। अब पैरेलल जोड़ना है तो ये लो, तो भाई दो अपन ले लें, एक तो ये ले लिया, एक यहाँ पर वो ले लेते हैं। ठीक है, दो सेल ले लिए E1 और E2 है। अब ये इनका आंतरिक प्रतिरोध साथ में सेल के पास जुड़ा होता है, वो क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध। तो इसका विद्युत वाहक बल E1 मान लो, आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका विद्युत वाहक बल E2, आंतरिक प्रतिरोध R2। ठीक है, ये दोनों जाकर आपस में कॉम्बिनेशन कर दिया, इनका क्या कर दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये लो पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया अपन ने। ठीक है, अब इनसे जो करंट आएगी तो E1 वाले से आने वाली करंट क्या मान लो आपको, I1, और E2 से आने वाली करंट क्या मान लो, I2। ये प्लस सिरा है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए इनसे जो करंट आएगी, ठीक है, ये जो करंट आ रही है E1 और ये वाली करंट, इस करंट का क्या होगा, ये दोनों जुड़कर यहाँ पर कोई रिजल्टेंट, इस पॉइंट को A मान दो, इस पॉइंट को क्या मान लो, B। यहाँ से आएगी कोई और इस कोई रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो हो रही है, इस रेजिस्टेंस में ये फ्लो हो गई, इसको R मान लिया। ठीक है, ये कोई करंट I हो गई। अब देखो आप इस कॉम्बिनेशन को, अपन ने क्या किया, दो सेल लिए E1 और E2, इनका विद्युत वाहक बल है, R1 और R2 आंतरिक प्रतिरोध है। आप भी जानते हैं समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है, तो इससे आने वाली धारा I1 मान ली, इससे आने वाली धारा I2 मान लिया। ठीक है, दोनों से, दोनों आप भी जानते हो बिंदु A पर आकर दोनों धारा संयोजित होकर रिजल्टेंट क्या बन गई, I बन गई। ठीक, ये I किस में से प्रवाहित हो रही है, कोई बाह्य परिपथ में R प्रतिरोध जुड़ा हुआ, इससे प्रवाहित होते हुए ऐसे पहुंच जाती है। ठीक है, अब देखो आप, अब कहानी ये है कि मान लो कि अपन बात करें कि इस जो आपका वोल्टेज जो ये प्रतिरोध R है, इसमें से अगर करंट I प्रवाहित होगी तो इस पर पतित वोल्टेज V होगा कि नहीं होगा, ऐसे V इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R। किससे ज्ञात किया, ओम जी के नियम से, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा, V इज इक्वल टू IR। तो अपन बात करें, अपन कहते हैं कि यदि, ध्यान से सुनिएगा आप, देखो यदि बाह्य परिपथ, यदि बाह्य परिपथ, भाई सेल के अलावा जो ये इसको बाह्य परिपथ दिया, यदि बाह्य परिपथ में जुड़े प्रतिरोध कैपिटल R, प्रतिरोध कैपिटल R में प्रवाहित धारा I है तो R के सिरों है, तो R के सिरों मतलब आपके रेजिस्टेंस के टर्मिनलों पर बात करें, R के सिरों पर विभवांतर V इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R। किससे हुआ, ओम के नियम से। ठीक है,
ठीक है। अब ये चीज है, यह है विभवांतर, यह है विभवांतर, विभवांतर बिंदु ए व बी, बिंदु ए व बी, बिंदु ए व बी के मध्य जुड़े सेलों, के मध्य जुड़े सेलों की टर्मिनल वोल्टता, जुड़े मध्य सेलों की टर्मिनल वोल्टता के तुल्य होगा, टर्मिनल वोल्टता के तुल्य होगा, वोल्टता के तुल्य होगा। ठीक है। अब देखो कैसे होगा, आप ध्यान से समझिएगा। ये चीज आपके पास, मैंने कहा कि ए और बी ये दो सिरे हैं, तो मैंने कहा कि इस आर के ऊपर वोल्टेज क्या माना, V इक्वल टू आई आर। इसकी वैल्यू मैंने कहा किसके इक्वल होगी, मैंने कहा ए और बी के मध्य जो जुड़े हुए सेल हैं इनकी टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा, पहली बात तो समांतर क्रम में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है कि नहीं होती, होती है। तो आप भी जानते हो कि इसके लिए टर्मिनल वोल्ट था पहले वाले सेल के लिए, और दूसरे वाले सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता का मान तो सेम आने वाला है। ठीक है। अब आप भी जानते हो ये दोनों ए और बी पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो ए और बी पॉइंट किसको निरूपित कर रहे हैं, समांतर क्रम। तो आप भी जानते हैं ए और बी से ही कौन जुड़ा हुआ है, कैपिटल आर। तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज ए और बी के बीच में होगा, और ए और बी के बीच में कौन है, E1 E2, मतलब इसकी टर्मिनल वोल्टता, इसकी टर्मिनल वोल्टता और इसके सिरों पर पतित वोल्टता की वैल्यू सेम होने वाली है, क्योंकि ये किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में आप भी जानते हो विभव का मान क्या होता है, समान होता है। आप चीज को एकदम समझिएगा कि इन पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा, इस कारण ये सेम हो। अब यही बात मैंने ये कहा कि यदि मैंने कहा कि यह विभवांतर बिंदु ए व बी के मध्य जुड़े सेलों की टर्मिनल वोल्टता के तुल्य होगा। ये बात मैंने आपको क्लियर कर ली है। ठीक है। अब देखो ये क्लियर हो गया तो क्या हो गया, V की वैल्यू क्या होगी, E1 माइनस IR1। ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, V की वैल्यू E2 माइनस IR2। ठीक है भाई, ये तो होना ही होना है। तो यहां से देखो क्या होगा, अपन बात कर लें क्या कि E1 माइनस V अपॉन E1 माइनस V, ये I1 है ये I2 है, E1 माइनस V अपॉन R1, ये करंट आ गई I1। ठीक है। ऐसे यहां पर क्या आ जाएगी, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस V अपॉन R2। अब देखो सर्किट देखिए आप, सर्किट में देखो आप, सर्किट में देखो I1 इधर से आई और I2 इधर से आ गई, दोनों जुड़कर क्या हो रही है, I। तो I इज इक्वल टू I1 और I2 होगी कि नहीं होगी, दोनों सेलों से आने वाली धाराओं का संयोजन ही तो भाई I है। और ये देख लो आप, क्योंकि यहाँ की टर्मिनल वोल्टता, इसके लिए टर्मिनल वोल्टता की वैल्यू क्या होगी आपको एकदम पता होनी चाहिए। इसके लिए अगर आप बात करें पहले वाले सेल के लिए, अगर टर्मिनल वोल्टता की बात करें तो इसके लिए क्या होगी, V इज इक्वल टू क्या होगा, E माइनस E1 माइनस I1 R1, और इसके लिए V इज इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस I2 R2। ये संबंध को तो अपन ने यहाँ यूज किए हैं और यहाँ पे दिखा सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। भाई टोटल करंट की वैल्यू क्या होगी, टोटल करंट देखो I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। अब यूज करें, अपन जानते हैं परिपथ से, परिपथ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, ये हो गया। अपन कहते हैं कि इसको समीकरण 1 दे दो, तो अपन कह सकते हैं नीचे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में I1 व I2 का मान रखने पर, का मान रखने पर अपन इन दोनों का मान रख सकते हैं, रख देते हैं। अपन रखेंगे तो आप भी जानते हो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, इसको आगे सोल्व करें तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन ले लें तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
ठीक है, इसको आगे और सोल्व करें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 और माइनस V1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हुई, मतलब रिजल्टेंट करंट की वैल्यू ये आ गई अपने पास। ठीक है, अब देखो कहानी क्या हुई कि इसको अपन भाई अपने पास दो ऑप्शन आया, या तो आप एक तो इस तरीके में ले लो, या फिर I इज इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक है, माइनस V1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो आप, I इज इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस वी आर इक्वलेंट, वही चीज है। तो इस कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप भी जानते हो, इसको और क्या दिखा सकते हो आप, आगे और दिखाना चाहो तो क्या हो गया, आपने किसको क्या माना वो देख लीजिए। आप देखो अपने इसको क्या लिया, देखो अपने यहाँ पे ले लिया कि भाई E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V1 अपॉन, तो इसको अपन ने इक्विवेलेंट लिख दिया, इसको माइनस R, इसको V के साथ ये लिख दिया। तो अपन लिख सकते हैं कि अपना क्या हुआ, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, किसको माना आपने, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और R इक्विवेलेंट किसको माना आपने, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इन दोनों को आपने ऐसा, इसको इक्विवेलेंट माना है, इसको क्या माना है, R इक्विवेलेंट। ठीक है, अपन कहते हैं वही, यदि n सेल समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस टेस EN अपॉन RN, और ऐसे R इक्विवेलेंट आएगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस टेस 1 अपॉन RN। तो ये हो गया अपना समांतर क्रम कॉम्बिनेशन, सेल का समांतर क्रम। ठीक है, अब देखो अपन जैसे इसका यूज कैसे होता है, जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको, कोई एग्जांपल ले, एग्जांपल आपको देते हैं, मान लो कैसे, आपसे कहते हैं कि ऐसे कोई सेल जुड़ा हुआ है एक, ठीक है, यहाँ पर कोई इसका प्रतिरोध, आपसे कह दिया कि इसकी वैल्यू दे दी आपको कि E1 बराबर दे दिया 9 वोल्ट प्लस माइनस, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2 ओम, फिर आगे जाकर यहाँ पर कोई बिंदु C दे दिया और यहाँ बिंदु B मान लिया। अब C बिंदु से आगे क्या जुड़ा हुआ है, दोबारा कोई एक सेल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कोई हो गया अपना माइनस और ये हो गया प्लस, इस टाइप से। ठीक है, इसकी वैल्यू E2 बराबर कितनी दे दी अगले ने, 6 वोल्ट, और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस जोड़ दिया, इसकी वैल्यू दे दे आपको मान लो 4 ओम। ठीक है, ये 4 ओम दे दिया B और C। तो यहाँ पर देखिए आप इस पॉइंट को ले लिया इसने D, और साथ में ऐसे कंबाइन कर दिया, और करंट की वैल्यू आपको कोई दे दी, जो भी आपको इसको देनी है वो मान लो कि करंट दे दी I। ठीक है, अब अगला क्या कहते हैं कि करंट आपसे दे दी कोई I की वैल्यू, ऐसे देगा। तो अगले ने क्या कहा कि कैलकुलेट परिपथ की धारा ज्ञात करो। क्या पूछेगा, परिपथ की धारा ज्ञात करो, तो आप भी जानते हो कि भाई करंट क्या होगी, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। परिपथ की धारा तो यही कहेगी भाई, कुल जो भी आपका विद्युत वाहक बल है उसमें कुल प्रतिरोध का भाग दे दो आप, तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है, ये देखो आप, ये इस पॉइंट को A ले लो आप,
इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आपका कोई E1 वोल्टेज वाला सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, और सी और डी के बीच में कौन जुड़ा हुआ है, E2 वोल्टेज का। अब देखो इस E1 के कारण जो करंट फ्लो होगी वो तो प्लस से माइनस, मतलब इसके कारण जो करंट आएगी I1 की वैल्यू वो तो ऐसे आएगी, I1 तो ऐसे, और इसका देखो ये प्लस है, ये क्या है माइनस, तो इसके कारण कोई करंट I2 आएगी तो वो ऐसे आएगी। अब देखो आप अपने सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको एक शर्त बताई थी, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस से जुड़ना चाहिए। अब बताओ इसका माइनस इसका प्लस जुड़ रहा है क्या, ना, दोनों माइनस जुड़ रहे हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की तो ये अवहेलना कर रहा है, अपोज है यहाँ पर। अब देखो आपको समझो, इधर से I2 आएगी, इधर से I1 आएगी, तो बताओ दोनों आपस में टकराएंगी या नहीं टकराएंगी, तो जो दोनों एक दूसरे विपरीत डायरेक्शन में है तो घटेंगी, तो रिजल्टेंट I इज इक्वल टू क्या होगा भाई, रिजल्टेंट अगर आप बात करो तो I इज इक्वल टू क्या होगा कि जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वाली घट जाएगी। भाई दोनों में से घटी, या तो I1 में से I2 घट जाएगी, I2 बढ़ी है तो I2 में से I1 घट जाएगी, ये तो रियल। अब देखो इक्विवेलेंट, अब इक्विवेलेंट जानते हो कि ये दोनों अपोजिट हैं तो वोल्टेज घटेंगे, तो क्या होगा, ये 9 वोल्ट और ये क्या है 6 वोल्ट, प्लस माइनस जुड़ गए, चाहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये माइनस माइनस है तो ये कैंसिल करेंगे, तो 9 में से 6 वोल्टेज तो कैंसिल हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम और 4 ओम, किस में है, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है R1 प्लस R2, तो यहाँ पर आ जाएगा ये तो डायरेक्टली 2 प्लस 4, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 में से ये गए 6 तो 3/6 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ये चीज़ है। आपको जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो सर्किट का तो ध्यान रखिएगा कि जब भी परिपथ में एक से ज़्यादा सेल जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं, एक से ज़्यादा, तो आप सबसे पहले चेक करिए कि उनके कारण जो रिजल्टेंट करंट है वो जुड़ेगी या घटेगी। वो प्लस माइनस से आपको पता लग जाएगा, प्लस माइनस से क्लियर होगा कि इनको ऐड करना है या माइनस करना है। जैसे आप इन प्लस माइनस देखा, आपने देखा ये वोल्टेज आपस में घटेंगे तो ये घटकर ये रिजल्ट आ गया। तो ये होता अपना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, इजी है, क्योंकि हमारे सीरीज पैरेलल अब थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं अपन। सबसे पहले कैपेसिटर में पढ़ा, फिर अपने सीरीज इसमें रेजिस्टेंस में पढ़ा, और रेजिस्टेंस के बाद में आप किस में आ गए, सेल, ठीक है। अब देखो लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा 2.1 वोल्ट का एक सेल 0.2 एम्पियर की धारा देता है, यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताओ, ठीक है। अब देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया है और अपना क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप भी जानते हैं कि करंट की वैल्यू क्या होती है, I इज इक्वल टू E/R प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो E की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो यहाँ से आपको C कौन है, स्मॉल r चाहिए, तो आप क्या करो, या आप क्या लिख सकते हो, R प्लस R इज इक्वल टू E/I, या देखो आप स्मॉल r इज इक्वल टू E/I माइनस कैपिटल R, ये आ गया। अब आपके पास सारे आंसर हैं, इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, ठीक है। E की वैल्यू आपके पास 2.1 है और धारा आपको दे रखी है 0.2 और कैपिटल R 10 दे ही रखा है, तो इसके प्रकार क्या हो जाएगा कि 21 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 10.5। तो देखो आप सोल्व करके देख लो, R इज इक्वल टू 2.1 अपॉन 0.2 माइनस 10 इज इक्वल टू, सोल्व करोगे तो आप भी जानते हो 10.5 माइनस 10, स्मॉल r इज इक्वल टू 0.5 ओम, यह आंसर आ गया। ये आपके लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशन है इसका, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये अब आज के क्वेश्चन का, आज के लेक्चर का क्वेश्चन सुनो, इसको आपको सोल्व करके आंसर बताने। क्वेश्चन है, किसी चालक प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है। शीतलन प्रक्रिया से चालक के ताप को कम कर दिया जाता है, तो प्रवाहित धारा का मान होगा, A बढ़ेगा, B घटेगा, C स्थिर रहेगा, D शून्य हो जाएगा। जो भी आंसर है आप उसको कमेंट के रूप में हमें बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।